केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक में ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोऑपरेटिव डेयरी कॉन्क्लेव 2022 का किया उद्घाटन। कहा, महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन और किसानों की आय दोगुनी करने का एकमात्र रास्ता है डेयरी उद्योग। मोदी सरकार ने 2100 करोड़ से अधिक की लागत से हिमाचल प्रदेश में 5 बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं को दी मंजूरी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का प्रकट किया आभार। कहा, योजना से लाखों लोगों को होगा लाभ। पंजाब में इस साल भी पराली जलाने का सिलसिला जारी। राज्य की संवेदनहीन सरकार किसानों के सर फोड़ रही है ठीकरा। गरीब किसानों के पास पराली के निपटान का नहीं है कोई समाधान, ऊपर से जुर्माना भी लगा रही है पंजाब सरकार। और दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ गुलाबी ठंड ने दी दस्तक। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं मुंबई में तेज बारिश ने बरपाया कहर। लगातार हो रही बारिश के कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए विस्तार से अब खबरों पर नजर डालते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सिक्किम की राजधानी गंगटोक में ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोऑपरेटिव डेयरी कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि एक हिमालयन राज्य में 15 साल पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि देश भर की सहकारिता डेयरी कॉन्क्लेव यहां हो सकती है। उन्होंने कहा कि दूध उत्पादन ही महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन और किसान की आय दोगुनी करने का एकमात्र रास्ता है और सिक्किम में छोटे छोटे किसान भाइयों द्वारा प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध उत्पादन देखकर मन को बहुत शांति मिलती है और आनंद की अनुभूति होती है। और कोई भी उपकरण कर लीजिए, इससे 1 या 2 उद्देश्य सिद्ध होते हैं। मतलब डेयरी एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से अनेक उद्देश्य सिद्ध होते हैं। डेयरी बनाने के साथ ही आप हजारों करोड़ों बच्चों के पोषण की व्यवस्था करते हैं, न्यूट्रिशन की व्यवस्था करते हैं। क्योंकि हमारा दूध का उत्पादन आज भी पर हेड दुनिया में संतोषजनक स्थिति पर हम नहीं, जब तक इसको नहीं बढ़ाते हैं। इतने बड़े देश में न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम डेयरी रिजॉल्व करती है। तो पोषण के लिए काम होता है, गरीबी के लिए काम होता है और महिला सशक्तिकरण करने वाले सारे एनजीओ है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपका फोकस जरा डेयरी पर कर दीजिए, क्योंकि डेयरी से बड़ा महिला सशक्तिकरण का काम हो ही नहीं। आज गुजरात में 36 लाख माताएं बहनें 56,000 करोड़ रुपए का कारोबार करती है। मैं गुजरात के कार्यक्रम में गया था, अमूल का कार्यक्रम था, चेयरमैन साहब बैठे हैं अमूल के, एक माई को मंच पर लेकर आए, हवाई चप्पल पहनी थी, सिग्नेचर करना आता नहीं था, अंगूठा लगाती थी। मैंने कहा, माई कितने का चेक आज मिलने वाला है तुझे? उसने कहा 1 करोड़ 36 लाख। 1 करोड़ 36 लाख रुपया एक महिला जिसको अंगूठा लगाना पड़ता है, उसको चेक मेरे हाथ से दिया है। मैंने हमारे सचिव को कहा है कि फोटो को सहकारिता मंत्रालय में लगाना, जिससे जो भी सहकारिता मंत्रालय में आता है उसको सहकारिता का एक चमत्कार होता है। तो महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो। इसके साथ जो गैस उत्पादन होता है वो पर्यावरण की मदद करता है, जो गोबर उत्पादन करता है वो प्राकृतिक खेती में मदद में आता है और हमारी प्राकृतिक खेती व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी सुधारती है। अब मुझे बताइए भाई, एक ही काम करने से 8 काम अगर एक साथ होते हैं तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जरा जोर से बोलिए। मगर ये 8 काम तभी हो सकते हैं कि डेयरी की व्यवस्था कोऑपरेटिव हो, क्योंकि प्राइवेट होगी
तो माई को बेचारे को कुछ रुपया मिल जाएगा और कुछ नहीं। अगर कोऑपरेटिव व्यवस्था होगी तो जितना मुनाफा आता है वो सीधा वो महिला के बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा और मुनाफे की मालिक वो गरीब महिला। अमित शाह ने कहा कि 13 लाख करोड़ रुपए के एक घरेलू डेयरी बाजार को 2027 तक 30 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने के उद्देश्य से मोदी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। ये हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटी है घरेलू डेयरी बाजार जो है 13 लाख करोड़ रुपए का है। अब 2027 तक एक असेसमेंट के माध्यम से मैंने आया लोगों को लगाया, उन्होंने भी अपना अभ्यास पेपर स्टडी पेपर मुझे दिला है। 2027 तक 13 लाख से बढ़कर ये 30 लाख करोड़ का हो सकता है। मैं बात इसलिए कहता हूं कि कई जगह चर्चा होती है तो डेयरी के संचालक कहते हैं भाई बढ़ा कर क्या करेंगे, कहां बेचेंगे। हमारे मार्केटिंग के अप्रोच ठीक नहीं है, इसकी दिशा सही नहीं है, इसके अंदर मेहनत परिश्रम की कमी है। एफर्ट्स बढ़ाना होगा, परिश्रम बढ़ाना होगा और दिशा ठीक करनी होगी। मार्केट बहुत सिर्फ 30 लाख करोड़ रुपए का बाजार भारत के अंदर 130 करोड़ लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा डेयरी क्षेत्र को और बढ़ावा देने वाली अनेक पशुपालन योजनाएं चलाई गई हैं। मोदी जी ने क्षेत्र के 2000 करोड़ रुपए के बजट को बढ़ाकर 6000 करोड़ रुपए करने का काम किया है। पशुपालन योजनाएं करी है। लगभग पिछले 7 वर्षों में जो 2000 करोड़ का बजट था 7 वर्षों में 2000 से बढ़ाकर 6000 करोड़ और इसके साथ जेनोमिक सिलेक्शन, IVF और प्रोजेनिक टेस्टिंग और सेक्स ओरिएंटेड सीमेंट, इस सभी टेक्निकों के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हमारी डेयरी मजबूत होगी। इसका मुझे पूरा भरोसा है। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर का सही मायने में विकास हुआ है। पूर्वोत्तर के हर राज्य में एयरपोर्ट, रेल संपर्क, नए नेशनल हाईवे नेटवर्क, सिंचाई व्यवस्था और नए उद्योग लगे हैं। 75 साल में जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने तब तक पूर्वोत्तर को एक पर्यटन स्थल बना। मैं कोई राजनीतिक बात करना नहीं चाहता, वास्तविक बात करना चाहता। मैं तो 2014 में भी आया हूं और 22 तक लगातार आता रहा। पूर्वोत्तर का असली विकास अगर शुरू हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। पूर्वोत्तर के हर राज्य में एयरपोर्ट, पूर्वोत्तर के हर राज्य में जहां संभव है वहां रेल से जुड़ा, पूर्वोत्तर के हर राज्यों में नया नेशनल हाईवे का नेटवर्क, पूर्वोत्तर के हर राज्य में सिंचाई की व्यवस्था और पूर्वोत्तर के हर राज्य में नए उद्योग लगे इसकी व्यवस्था। एक समग्र दृष्टिकोण के साथ इस पूर्वोत्तर को विकसित करना नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। इसीलिए मोदी जी पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी कि भारत की अष्टलक्ष्मी 8 राज्य है वो 8 प्रकार की लक्ष्मी का सृजन करने वाले राज्य बने। उस लक्ष्य के साथ अमित शाह ने आगे कहा कि आजादी के बाद से 50 वर्षों तक पूर्वोत्तर के विकास में जितना खर्चा हुआ था उतना खर्च नरेंद्र मोदी 10 वर्षों में पूर्वोत्तर के विकास पर कर देंगे। इस समय आजादी के 50 साल पहले 50 साल में जितना खर्चा हुआ था उतना मोदी जी 2024 तक करेंगे। ये विकास की 50 साल का खर्चा मोदी जी 10 साल में क्रॉस कर विकास की गति को कितना तेज किया है ये आप सबके सामने है।
और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं बहुउद्देशीय परियोजना सलाहकार समिति की 150वीं बैठक के बाद सुकेती खड्ड, स्वाम नदी एवं सीर खड्ड में बाढ़ संरक्षण परियोजनाओं सहित फीना सिंह बहुउद्देशीय परियोजना तथा अन्य विभिन्न खड्डों के लिए बाढ़ संरक्षण परियोजना को मंजूरी दी गई है। अनुराग ठाकुर ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को सदैव अपना दूसरा घर माना है और हिमाचल की आवश्यकता अनुसार हर जरूरी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में दैवीय आपदा के चलते हुए बरसातों में बाढ़ आम बात है, जिसके चलते हर साल काफी जानमाल का नुकसान होता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने विगत दिनों केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी से मिलकर उनके समक्ष इस विषय को प्रमुखता से उठाते हुए हिमाचल में बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं की मांग प्रमुखता से रखी थी। अपार हर्ष का विषय है कि जल शक्ति मंत्री ने मेरी मांग को अपनी स्वीकृति देते हुए 2167.72 करोड़ की लागत से हिमाचल में 5 बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दे दी है। मैं इस मंजूरी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी का आभार प्रकट करता हूं। अनुराग ठाकुर ने कहा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हिमाचल में 5 में से 3 बाढ़ सुरक्षा परियोजनाएं मेरे अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में मंजूर की गई हैं। फीना सिंह बहुउद्देशीय परियोजना 643.68 करोड़ रुपए की लागत से 1.88 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। मंडी जिले में ब्यास जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत सुकेती खड्ड नदी के साथ साथ उसकी सहायक नदियों पर बाढ़ सुरक्षा उपाय और नहर निर्माण परियोजना शुरू की जानी है। इस परियोजना से 41,000 से अधिक लोगों को लाभ होगा और 881 हेक्टेयर क्षेत्र संरक्षित होगा। इस परियोजना पर कुल 485.23 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसी प्रकार ऊना जिले की अंबा तहसील में स्वाम नदी और उसकी सहायक नदियों के लिए बाढ़ सुरक्षा उपाय प्रदान करने की परियोजना शुरू की जाएगी। इस परियोजना से 14,000 से अधिक लोगों को लाभ होगा और 510 हेक्टेयर क्षेत्र संरक्षित होगा। परियोजनाओं पर 339.25 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। तीसरी परियोजना बाढ़ सुरक्षा और विभिन्न खड्डों के लिए कटाव रोकने के उपाय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में किए जाएंगे तथा इससे 23,000 से अधिक लोगों को लाभ होगा और 811 हेक्टेयर क्षेत्र संरक्षित होगा। पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी है। पराली जलाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। पराली जलाने वाले एक किसान ने कहा कि हमें भी पता है कि इससे प्रदूषण होता है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मगर हमारी मजबूरी है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं भारी मशीन से इसे जमीन में गला दूं या बाहर निकाल लूं। किसान का कहना है कि पंजाब सरकार का दावा है कि इसे हटाने के लिए मशीनरी है, लेकिन हमारे पास नहीं है। हमारा मजबूरी है सर, हमारा अन्न का सवाल नहीं है, मजबूरी है, बेबसी है हमारी। अभी ये देखो, इसके ऊपर बारिश पड़ गई है पराली के ऊपर। हमने पशुओं के लिए हरा चारे में मिलाने के लिए रखना था, तो अभी ये पूरा खराब हो गया, इस पे मट्टी चढ़ गया है। अभी क्या करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे? 2 किला मेरी जमीन है, मेरे पास इतना नहीं है, पैसा नहीं है कि मैं हैवी मशीनरी से इसको नीचे गला दूं, जहाँ मैं इसको कहीं बाहर निकाल के रख लूं। कहीं आप देखिए, एक भी मशीनरी आप दिखा दीजिए कि कहाँ। ये बोलने के लिए सरकार, बोलने के लिए कि हैवी मशीनरी आ रही है, हम कहाँ अफोर्ड कर पाएंगे? मशीनरी कहाँ ले पाएंगे हम लोग? रेड एंट्री किसान पे क्यों? जिसका 7% पोल्यूशन है उसको आप रेड एंट्री बोल रहे हो। जो 53% जो इंडस्ट्री पोल्यूट कर रही है उसके ऊपर क्यों नहीं कर रहे आप? उनके ऊपर भी तो कीजिए ना। आप किसान के ऊपर ही क्यों आपकी तलवार लटकती है? कृषि विशेषज्ञ और ICAR की पूर्व अधिकारी डॉक्टर अन्नपूर्णा ने बताया कि पराली का निपटान किसान स्वयं नहीं कर सकते, इसके लिए सरकार को गंभीर प्रयास करने होंगे। भाई 2,000 या 3,000 रुपए लेकर उनके लिए कोई मामूली चीज है, लेकिन हाँ, पराली एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। पराली का जलाना एक बहुत बड़ा समस्या हो गया है पिछले कुछ सालों से। और क्योंकि जैसे इन्होंने कहा, अक्टूबर और नवंबर के 3rd वीक तक, अक्टूबर के स्टार्टिंग से और नवंबर के 2nd या 3rd वीक तक जब ये पराली जलाई जाती है तो प्रदूषण जो है बहुत खराब हो जाता है और पोल्यूशन, एयर पार्टिकल पोल्यूशन बहुत सारा हो जाता है।
तो इसके पराली को मेरे ख्याल से इसके संधान के लिए कई तरीके हैं। एक सिंगल अप्रोच से तो ये सुलझाया नहीं जा सकता, इसके काफी अलग अलग अगर हम इसको अप्रोच लें, सॉल्यूशंस लें तो ज्यादा सही रहेगा। सबसे पहले तो ये कि जहां पर भी जिस एरिया, पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो लेट सोइंग राइस डालते हैं, पैडी डालते हैं, वहां पर इनको विंडो बहुत कम दिया जाता है, तो वहां इन सीटू गलाना ही सही रहेगा। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर इनकी कटाई जो है सितंबर के महीने में शुरू हो जाती है, तो वहां पर इनका विंडो सोइंग, वीट सोइंग के लिए काफी समय है। वहां पर ये पराली या तो गला भी सकते हैं या फिर इसको जो है ब्रिक्स के तौर पे या फीड ब्लॉक्स बना के या फिर पराली को जो है इथेनॉल प्रोडक्शन में भी यूज हो सकता है। जहाँ एनर्जी, कई जगह गवर्नमेंट ने एनर्जी के प्लांट्स भी लगाए हैं जहाँ पर पराली को यूज करा जा सकता है। लेकिन इन सब काम के लिए अगर हम सिर्फ किसान भाई को ही हम अगर इसको जिम्मेदार ठहराएं तो वो हो नहीं पाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट का हेल्प और अगर कोई इंडस्ट्री, कंपनी वाले आगे आकर मिलजुल कर इसको करें, तभी ये पराली की समस्या जो है वो सुलझाई जा सकती है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ गुलाबी ठंड ने भी दस्तक दे दी है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली और इसके आसपास के कई इलाकों में शनिवार की सुबह कहीं रिमझिम तो कहीं झमाझम बारिश हुई। वहीं कई जगहों पर सुबह कोहरा भी देखने को मिला। बादलों के साथ ठंडी हवा और बारिश से दिल्ली का मौसम सुहाना हो गया है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहा। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को पूरे दिन हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 11 अक्टूबर तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं 12 और 13 अक्टूबर को बारिश में कमी होने के आसार हैं, लेकिन बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही प्रदूषण की बात की जाए तो बारिश से दिल्ली की हवा में सुधार हुआ है। वहीं अगले कुछ दिनों तक होने वाली बारिश से एयर क्वालिटी में और सुधार होने के आसार हैं। वहीं मुंबई में भी तेज बारिश ने कहर बरपा रखा है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव हो गया है। बारिश के कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हिंद माता व सेंट्रल मुंबई में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से यातायात व्यवस्था भी ठप सी हो गई है। मोदी सरकार की नीतियों की वजह से जम्मू कश्मीर में सैलानियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। यहां पर आने वाले पर्यटकों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। धारा 370 हटने का परिणाम है कि प्री कोविड से कई गुना अधिक पर्यटक पहुंच रहे हैं। राज्य के पर्यटन विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर में पहुंचने वाले पर्यटकों का यह आंकड़ा पहली बार इस स्तर पर पहुंचा है। इससे स्पष्ट है कि पर्यटकों को यहां पर कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। इसी वजह से पिछले 8 माह में इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक जम्मू कश्मीर जाने वाले पर्यटकों की संख्या 1 करोड़ 42 लाख रही है। इस साल अब तक रिकॉर्ड 1 करोड़ 62 लाख पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की, जो आजादी के बाद से सबसे अधिक है। पर्यटन विशेषज्ञों का कहना है कि यह कश्मीर पर्यटन के स्वर्ण युग की वापसी है। कश्मीर इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स अ हेवन ऑफ अर्थ। ये बोल सकते हैं। इंडिया में तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बहुत सारी जगह हम घूम चुके हैं, लेकिन कश्मीर इज समथिंग डिफरेंट। हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम अपनी पूरी फैमिली को लेके आया हूँ। मेरा बेटे बेटी और मेरी इलाज भी साथ में हैं, तो सारे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, डस्ट फ्री, बहुत ही प्यारा मौसम है। जिस तरह से आप पहले देखेंगे चीज़ों को, तो कश्मीर काफ़ी चेंज हो चुका है। इवन आर्टिकल 370, मतलब जो भी आप चीज़ें देखेंगे कश्मीर के फेवर में जा रही हैं, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया। सो इवन दो आई एम नॉट बेसिकली फ्रॉम कश्मीर, बट कश्मीर इज देयर समवेयर इन माय माइंड। और मैं लोगों को ये कहूँगा कि आप आइए, आराम से टूरिज्म एक्सप्लोर कीजिए। थिंग्स आर कूल, पीपल आर ऑल्सो वेरी नाइस। मेरे ख्याल से फर्स्ट चांस है ये। जब से हम बड़े हो गए तब से फर्स्ट चांस है ये इतना टूरिस्ट कश्मीर आने के लिए, क्योंकि पहले तो जो केरला वाले नहीं आते थे, उसको पता ही नहीं कश्मीर क्या है, तो वो भी बहुत आने लगा इधर। उनको टोटली मालूम ही नहीं कश्मीर क्या है, तो भी उनका भी रश है इधर। कलकत्ता, ऐसा महाराष्ट्र, गुजराती, चेन्नई से भी सब लोग आते हैं यहाँ टूरिस्ट घूमने के लिए। खास बात यह है कि देश के अलावा विदेशी पर्यटक भी आ रहे हैं।
इसमें 11,000 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। भारत सरकार के आह्वान पर जम्मू कश्मीर अपने यहाँ 75 ऐसे पर्यटन स्थलों को विकसित कर रही है जो पहले से अनजान स्थल थे। इनके विकसित होने के बाद यहाँ पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और इलाके का विकास भी होगा। वहीं जम्मू कश्मीर फिल्मों के जरिए अपने राज्य को प्रमोट कर रही है। इसमें केवल हिंदी फिल्में ही नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु, पंजाबी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए भी रास्ते खोले गए हैं। फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने सब्सिडी भी देने की घोषणा की है। अगर कोई फिल्म निर्माता अपनी फिल्म का 50% से अधिक हिस्सा जम्मू कश्मीर में शूट करता है तो उन्हें 50% सब्सिडी दी जाएगी और अगर वह अपनी दूसरी फिल्म भी जम्मू कश्मीर में बनाता है तो उन्हें 75% सब्सिडी मिलेगी। राज्य में शांति व्यवस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के पुलवामा, पूंछ समेत 3 सीमावर्ती इलाकों में सिनेमा घर खोले गए हैं। राज्य सरकार पर्यटकों की सुरक्षा पर खासा ध्यान दे रही है। इसके लिए स्थानीय लोगों के साथ बैठक की जा रही है। वहीं राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार होम स्टे विकसित कर रही है। मौजूदा समय राज्य में 10,000 के करीब होम स्टे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। कुमार आलोक, डीडी न्यूज। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। राजस्थान में मूंग की कटाई करें, यहीं काबुली चने की बुआई कर ले। काबुली चने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। काबुली चने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। किसान टमाटर की नर्सरी तैयार करते रहे। अभी तिल की कटाई कर ले, साथ ही बाजरे की कटाई कर सकते हैं। इस समय सरसों के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। सरसों की बुआई करते रहें। इसके अलावा ग्वार की कटाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान मूंगफली की बुआई कर ले। राजस्थान में मटर की बुआई करें, इसके साथ ही गाजर और मूली की बुआई भी कर ले। किसान पालक भी बोए, वहीं मेथी और लहसुन की बुआई करें। गुजरात में धान की कटाई कर सकते हैं। धान के खेत से खरपतवार निकाले, वहाँ धान के खेत में निराई भी करें। किसान गन्ने की रुपाई कर ले, गन्ने के खेत में सिंचाई भी करते रहें। यहाँ भिंडी के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। इसके साथ ही बैंगन और टमाटर की रुपाई कर ले। टमाटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान टमाटर के खेत में निराई कर ले। गुजरात में लाल मिर्च की बुआई भी करे। अभी लोबिया के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही मूंगफली के खेत में निराई करते रहें। किसान अरहर के खेत से घास फूस निकाल ले। गुजरात में केले के खेत में सिंचाई करे। केले के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें
जबकि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में गृह मंत्री अमित शाह ने असम की राजधानी गुवाहाटी में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि असम की भूमि को कांग्रेस ने कई साल तक आतंकवाद, विघटन, आंदोलन और हड़ताल की भूमि बनाए रखा। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने लेह में अग्नि तत्व अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का भी उद्घाटन हुआ। लखनऊ में आरोग्य भारती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना से लड़ने में विदेशों की तुलना में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा। भारतीय वायुसेना ने अपनी 90वीं वर्षगांठ पर वायुसेना कर्मियों के लिए नए लड़ाकू वर्दी का अनावरण किया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा कि अग्निपथ योजना के माध्यम से वायु योद्धाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल करना हम सभी के लिए एक चुनौती है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,797 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,884 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र के नासिक में शनिवार की सुबह एक बस में आग लग गई। हादसे में लगभग 10 लोगों की मौत हो गई है। बस में लगभग 50 यात्री सवार थे। रायपुर में 10वीं और 12वीं कक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को हेलीकॉप्टर की सवारी करवाई गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप प्रदेश के मेधावी बच्चों को खास अंदाज में सम्मानित किया जा रहा है। भारतीय तटरक्षक बल ने एटीएस गुजरात के साथ एक संयुक्त अभियान में पाकिस्तानी नाव में सवार 6 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 50 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद की गई। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।